डॉक्टर हैरानी से, आप हस्बैंड हूँ के भी नहीं जानते आपकी वाइफ को किस चीज की एलर्जी है। अभय गुस्से से, फालतू की बकवास बंद कीजिए और जितना पूछा जा रहा है उतना ही बोलिए। उसकी कड़क आवाज सुन डॉक्टर घबरा गई और धीरे से बोली, किस चीज से हुई है ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कुछ खाने पीने से ही हुआ। अभय ने उसे जाने के लिए कहा और कुछ सोचते हुए उसने किसी को कॉल किया। अभय शांति से वार्ड के बाहर खड़ा था। अंदर डॉक्टर अव्या के ड्रिप लगाकर उसकी कंडीशन की एग्जामिन कर रही थी। अभय बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था, चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था। तभी अविनाश जी पलक जी के साथ दौड़ते हुए उसके पास आए। अविनाश जी सिर से लेकर पैर तक पसीने से डूबे हुए थे, तो वही पलक जी की हालत बता रही थी इन कुछ ही पलों में वो कितना रोई है। अविनाश जी अभय से, मिस्टर अभय क्या हुआ है मेरी बेटी को? अविनाश जी घबराहट देखे अभय उन्हें शांत करवाते हुए, रिलैक्स मिस्टर दीवान, आपकी बेटी अब ठीक है। लेकिन हुआ कैसे? कुछ देर पहले जब हमने देखा तो बिल्कुल ठीक थी। अचानक पलक जी को संभालते हुए अविनाश जी बोले तो अभय को कुछ देर पहले डॉक्टर की कही बात याद आ गई। डॉक्टर ने बताया उन्हें किसी चीज की एलर्जी हुई है। पीछे से आते हुए ओम और मुस्कान ने भी बात सुन ली थी। ओम हैरानी से, उसे तो इलायची से एलर्जी है, लेकिन अव्या अच्छे से जानती है उसकी एलर्जी कितनी खतरनाक है। पलक जी सिर पकड़कर वही लगे बेंच पर बैठ गई। आंखों से आंसू निकलने लगे। जरूर इसने कुछ ऐसा खाया है जिसमें इलायची शामिल थी। गलती हमारी थी, हमें ध्यान देना चाहिए था। अविनाश जी पलक जी को संभालने लगे। मुस्कान भी उन्हें अव्या के ठीक होने की तसल्ली दे रही थी। तो वही अभय बस वार्ड के डोर को घूर रहा था। उसे रहे रहे कर अव्या की कुछ देर पहले वाली हालत याद आ रही थी, जिसे चाहकर भी वो दिमाग से निकाल नहीं रहा था। खैर 1.5 घंटे बाद अव्या की आंख खुली। उसने आसपास देखा तो अविनाश जी, पलक जी, ओम, मुस्कान, चारों लोग उसे घेर कर खड़े थे। पलक जी ने तुरंत उसे अपने सीने से चिपका लिया। सच बोल रहे हैं हम, किसी दिन तुम हमारी जान लेकर ही दम लोगी। अव्या हल्के गुस्से में, मम्मा, उठते साथ ही आपने डांटना शुरू कर दिया। आंटी तो सिर्फ डांट रही है, मेरा दिल तो कर रहा है तेरी चटनी बना दो। एक पल तुझे अकेला क्या छोड़ा कर दिया नाकांड। अव्या ने एक नजर मुस्कान को देखा जिसकी आंखें रोने से सूज चुकी थी। अव्या मासूम सी शक्ल बनाते हुए, यार बस भी कर, एक होम मिस्टर कम थी जो तू भी शुरू हो गई। देखिए ना, हम कुछ नहीं देख रहे, हम भी आपसे काफी नाराज है प्रिंसेस। अव्या ने उम्मीद भरी नजर ओम पर डाली तो ओम ना में सिर हिलाते हुए, मन तो मेरा भी तुझे डांटने का हो रहा है। अव्या रोनी सी शक्ल बनाते हुए, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं, जिसे देखो नाराज होना है बस। अव्या जोर जोर से रोने लगी। सब उसकी नौटंकी देख रहे थे, यहाँ तक डोर के पास खड़ा अभय भी। पलक जी आंखें दिखाते हुए, अव्या नौटंकी बंद कीजिए और बोलिए, जानते हुए भी आपको इलायची कितनी खतरनाक एलर्जी है, फिर आपने क्यों खाई? पलक जी का गुस्सा देख अव्या दांत दिखाते हुए, वो मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी इसीलिए मैंने 2 गुलाब जामुन खा लिए। शायद। पलक जी ने अपना सिर पकड़ लिया तो वही मुस्कान उस पर चढ़ते हुए, अरे बेवकूफ, इतना तो पता होना चाहिए ना, स्वीट्स में इलायची डलती है तो इसमें भी हो सकती है। अव्या चिढ़ते हुए, यार ये सब मुझे थोड़ी पता था, अगर होता तो क्या मैं खाती। पीछे खड़ा अभय अव्या को घूरते हुए, केयरलेस। तभी अविनाश जी का ध्यान अभय पर गया तो वो बोले, अरे मिस्टर अभय, आप वहां क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। सबने डोर की ओर देखा। अव्या ने जब अभय को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अरे बाबा, ये साइको हिटलर यहाँ कब से खड़ा था, कहीं इसने मेरी नौटंकी तो नहीं सुन ली। अभय अव्या को घूरते हुए अविनाश जी से, मिस्टर दीवान अब मुझे चलना चाहिए। अविनाश जी और पलक जी अभय को छोड़ने बाहर तक आए। तभी डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने देख ओम बाहर चला गया। तभी मुस्कान को भी प्रिया की कॉल आई, जिसे देख, प्रिया दी का कॉल है, अभी आई। मुस्कान प्रिया से बात करने चली गई। डॉक्टर अव्या को चेक करते हुए, अब कैसा फील कर रही हूँ? अव्या मुस्कुराते हुए, बेटर, गुड, वैसे आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, ये एलर्जी बहुत डेंजरस है आपके लिए। अव्या हमें सिर हिला देती है। तभी डॉक्टर कुछ सोचते हुए, एक बात कहूँ, तुम्हारा हस्बैंड बहुत केयरलेस है, तुम भूल जाती हो तो उसे ध्यान रखना चाहिए ना। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि तुम्हें किसी चीज की एलर्जी हुई है तो वो उल्टा मुझसे ही सवाल करने लगा, किस चीज की? अव्या की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वो बिल्कुल हैरानी से, हस्बैंड, डॉक्टर आंखें दिखाते हुए, पहले तो तुम बताओ, इतनी कम उम्र में शादी
कहीं जोर जबरदस्ती से तो नहीं हुई ना? अव्या उसे रोकते हुए, अरे मैम, कौन हस्बैंड, किसके हस्बैंड के बारे में बोल रही है आप? वो जो तुम्हें यहाँ लेकर आया था। अव्या उसे समझाते हुए, अरे मैम, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, मेरी शादी ही कब हुई? तो वो फिर, वो मेरे। अव्या को खुद समझ नहीं आ रहा था आखिर अब वो अभय क्या रिलेशन बताए। तभी वो डॉक्टर बोल पड़ी, कहीं कोई बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं? अव्या गहरी सांस लेते हुए, नहीं मैम, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, बस एक सिंपल फ्रेंड है, इतना क्लोज नहीं है जो उसे पता हो। डॉक्टर को अब अपनी अपनी कही बातों पर शर्मिंदगी हो रही थी, जिससे वो जल्दी से अव्या को चेक कर वर्ड से बाहर चली है। तो वही अव्या अपने दिल पर हाथ रख उसे शांत करते हुए, शांत हो जा, कि यो इतना उछल रहा है। अव्या को फिर डॉक्टर की हस्बैंड वाली बात याद आ गई, जिससे अव्या के बदन में कट सा दौड़ गया। हस्बैंड, वो भी वो सोए को आदमी को, इससे अच्छा तो मैं एक बार फिर मरना पसंद करूंगी। दोस्तों, एपिसोड आने में देरी हो सकती है। डेली एपिसोड सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे सेट कर दे, ताकि हमारे सारे एपिसोड आप तक पहुंचता रहे। अभय सबसे मिलकर जाने लगा, तभी पीछे से पलक जी उसे रोक लेती है। सभी सवालिया नजरों से उनकी ओर देखने लगे। पलक जी अभय के पास आए और प्यार से बोली, थैंक यू बेटा, आपने वक्त रहते मेरी बच्ची को बचा लिया और उसे ले आए, वरना आज। इतना बोल वो रुक गई। अभय ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस अव्या का ख्याल रखने का बोल हॉस्पिटल से निकल गया। सभी को उसका बिहेवियर अजीब लगा, मगर अविनाश जी उसके स्वभाव से परिचित थे। यहाँ अभय पैलेस पहुंचा, फ्रेश होकर वाइन का ग्लास लिए बालकनी में बैठ गया, जहां से अति ठंडी ठंडी हवा उसके बदन को छू जाती। पर अफसोस, वो ठंडी हवा भी उसके बेचैन दिल को करार ना दे पाई। अभय वाइन पीते हुए बस खाली नजरों से सामने देखे जा रहा था। मन में आज जो कुछ हुआ किसी फिल्म की तरह चलने लगा, जिससे अभय ने कसकर आंखें बंद कर ली। पर बंद आंखों के आगे अव्या तड़कता चेहरा उसके आगे जाता। क्यों हूँ तुम इतनी लापरवाह? अपने बारे ना सही पर अपनी फैमिली के बारे तो सोच लेती। तुम्हें कुछ हो जाता तो उनका क्या होता, मेरा क्या? इतना बोलते बोलते अभय खामोश हो गया। उसे अपनी ही कही बात पर हैरानी हो रही थी। मेरा क्या? ओह गॉड, मैं तुम्हारे बारे में क्यों इतना सोच रहा हूँ? कुछ भी हो, लेकिन तुम जितना मुझसे दूर रहो उतना बेहतर है। कहते हुए अभय ने पूरी वाइन एक ही घुट में खत्म कर दी। यहाँ हॉस्पिटल में अव्या के साथ मुस्कान ओम रुके थे। अविनाश जी और पलक जी समझा बुझाकर मेंशन भेज दिया गया था। रात काफी हो चुकी थी और दिन भर की थकान के कारण मुस्कान और ओम सो गए, लेकिन अव्या की आंखों में नींद नहीं थी। उसे तो बस वो पल याद आ रहा था जब अभय अपनी बहू में उठाकर उसे ले जा रहा था। अव्या उस वक्त आधे अधूरे होश में थी। उसने अभय के फेस पर चिंता, कुछ होने की फिक्र देखी थी। वो समझने कोशिश कर रही थी, मगर समझ नया उल्टा डॉक्टर की हस्बैंड वाली पर उसे गुस्सा आने लगा। हस्बैंड, वो भी उस चलते फिरते बम को, जो कभी कहीं भी किसी पर भी फट पड़े। अरे अभी तक तो मैं ना उसे समझ पाए और ना ही उसके मूड को। हस्बैंड, सोचने से ही कितना बियड लग रहा। अव्या मुंह बिगाड़ते हुए बोली, फिर चादर तान कर सो गई। कुछ दिन यूं ही निकल गए। अव्या ठीक हो चुकी थी। उसे आज कॉलेज जाना था। जल्दी जल्दी रेडी हुई और कॉलेज आ गई। दिल्ली कॉलेज कैंपस एरिया। यार क्या कर रही है, जल्दी चल, खाना बाद में खा लेना, भाग थोड़ी जा रहा है वो तुझसे। अव्या जल्दी जल्दी से चलते हुए बोली, जिस पर मुस्कान समोसे की बाइट मुंह में डालते हुए, यार आवू, चल तो रही हूँ। एक तो तूने मुझे सुकून से ब्रेकफास्ट करने नहीं दिया और अभी भी वही कर रही है। यार खा लेने दे, कहीं बेहोश वेहोश हो गई तो परेशानी भी तुझे ही होगी। हम सही कहा तूने, ऐसा हुआ तो मेरे बस में नहीं तुझे उठा लूं, सीधे किरण बुला पड़ेगा। अव्या हंस पड़ी तो वही मुस्कान एक मुक्का अव्या की पिठ पर जलते हुए, क्या बोली, एक बार फिर से बोलना। अव्या अपनी पिठ सहलाकर दांत चमकाते हुए, सॉरी मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुस्कान आंखें दिखाते हुए, आजकल कुछ ज्यादा ही मजाक करने लगी है तू। दोनों आपस में बात करते हुए जा रही थी कि तभी उसके आगे कोई आ गया। अव्या ने एक कदम से पैरों पर ब्रेक लगाया, वरना टक्कर ही हो जाती। सॉरी, मैंने देखा नहीं आप दोनों को। आई रियली सॉरी। मुस्कान हैरानी से, अरे मिस्टर अक्षय आप कैसे? अव्या ने सामने देखा जहां अक्षय मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वैसे हाय। उसने अपना हाथ आगे किया। मुस्कान ने खुशी खुशी उससे हाथ मिला लिया, लेकिन जब अव्या की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो अव्या ने कुछ रिएक्शन नहीं किया, बस अक्षय को घूरने के। मुस्कान अव्या को एक नजर देख धीरे से कोनी मारती है। अव्या होश में आए मुस्कान ने उसे अक्षय की ओर इशारा किया।
अव्या ने ना चाहते हुए भी अक्षय से हाथ मिला लिया। अक्षय की मुस्कान गहरी हो गई। वो अव्या का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था, जिससे अव्या ने जोर से हाथ झटक दिया। अक्षय ने घूर कर अव्या को देखा तो वही अव्या गुस्से से जलती निगाह उस पर डाली, पर बेशरम अक्षय और भी ज्यादा मुस्कुरा दिया। मुस्कान उसे टोकते हुए, अरे आपने बताया नहीं, आप यहाँ कैसे? कोई खास काम था? हाँ, वो मुझे प्रिंसिपल से मिलना था। आप बता सकती है उनका केबिन किस ओर है? हाँ, बिल्डिंग नंबर 13 में फर्स्ट फ्लोर से राइट साइड। वही प्रिंसिपल का केबिन मिल जाएगा आपको। थैंक यू। वैसे आप दोनों की क्लासेस खत्म हो गई क्या? अगर हाँ तो कुछ देर बाद हम काफी के लिए चलते हैं। मुस्कान हाँ बोलने को हुई, मगर अव्या सपाट लहजे में, सॉरी पर हम नहीं आ सकते। अव्या का सीधा इनकार करना अक्षय को पसंद नहीं आया और वो सीरियस लुक देके, क्या बात है अव्या जी, आपको देख ऐसा लग रहा है जैसे हमसे मिलकर आपको खुशी नहीं हुई। कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? मुस्कान झूठी मुस्कान लिए, अरे ऐसी कोई बात नहीं है अक्षय जी, वो हमारी कुछ इम्पोर्टेंट क्लास है एंड उसके बाद हमें लाइब्रेरी जाना है नोट्स प्रिपेयर करने। यू नो एग्जाम सर पर है, बस इसीलिए। अक्षय जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, हाँ सही है, ठीक है आप जाए, मैं भी चलता हूँ। बाय बाय अव्या जी। अव्या मुस्कान को लेकर चली गई तो वही पीछे खड़ा अक्षय, जिसकी मुस्कान अब खत्म हो चुकी थी, उसने अपने जबड़े को सहलाया और जाती हुई अव्या को देखते हुए, जितना सोचा था मैडम उससे कई ज्यादा टेढ़ी निकली। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम पर अव्या जी, पर कोई नहीं, थोड़ी सी और सही। आखिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। यहाँ मुस्कान अव्या पर बरसते हुए, क्या कर रही थी तू? कैसे बात की तूने उनसे? जानती भी है कितनी तकलीफ हुई होंगी उन्हें। अव्या धीरे से, तकलीफ? उसे तकलीफ अभी देना शुरू हुआ ही कहाँ हुआ है। मुस्कान कॉन्फ्यूजन से, क्या बोल रही है तू आबू, जोर से बोल। अव्या मुस्कुराते हुए उसके गले में हाथ डाल, कुछ नहीं, अभी उसे छोड़ और जिस काम के लिए आए हैं उस पर फोकस कर, वरना बाद में मत कहना आबू मैं तेरी वजह से फिर पीछे रह गई। मुस्कान मुंह बनाते हुए, हाँ हाँ चल, वरना हर बार की तरह खुद बाजी मार जाएगी। दोनों ने अपने नोट्स प्रिपेयर किए और फिर अपने अपने घर की ओर निकल गई। 2-3 दिन यूं ही निकल गए। अव्या अब ज्यादा कंपनी नहीं जा पा रही थी, जिससे काम पेंडिंग पर रहे थे। आज वो कॉलेज से सीधा कंपनी पहुंची, जहां आते ही उसे आशीष जी मिले। लिटिल गिरल, आपको सर ने अपने केबिन में बुलाया है। अव्या ने हाँ कहा और अविनाश जी के केबिन की ओर बढ़ गई। आज ऑफिस का माहौल भी थोड़ा अजीब लग रहा था, जिसे नोटिस करते हुए अव्या अविनाश जी के केबिन के अंदर एंटर हुई। जी डेड, आपने बुलाया? अविनाश सिर पकड़े बैठे थे। उन्होंने जब अव्या को देखा तो धीरे से, हाँ प्रिंसेस, आओ बैठो। अव्या सीरियस टोन में, क्या बात है डेड, कुछ परेशानी है क्या? अविनाश जी ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने एक फाइल उसके आगे कर दिया। अव्या कंफ्यूजन में उस फाइल को खोलती है और जैसे जैसे पढ़ती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। डेड, ये सब? एक एम्पायर मीटिंग रूम, एक लंबे टेबल के चारों ओर कई लोग बैठे थे, साथ ही बॉस की चेयर पर अभय बैठा, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर निगाहें सामने वाली चेयर पर बैठी अव्या पर थी। उसी के पास अविनाश जी और आशीष जी भी बैठे थे। तो मिस्टर दीवान, क्या सफाई देंगे आप? अविनाश जी गहरी सांस भरते हुए, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने अपने लिहाज से शुरू कर दी है। जब तक प्रॉपर रिजल्ट सामने नहीं आता हम कुछ कह नहीं सकते। अविनाश जी खामोश हुए ही थे कि दूसरा आदमी भवे सिकुड़ते हुए बोला, आपके इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट कब आएगा पता नहीं, लेकिन पुलिस सख्त एक्शन जरूर लेंगी आपके साथ, और आपके साथ साथ हम सब भी इसमें पिसे जाएंगे। 1 या 2 लोगों की कंप्लेन नहीं आई है, हजारों की तादाद में कंप्लेन्स आए हैं। हजारों के आगे पुलिस को भी कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा। एक लेडी फाइल पर निगाह डालते हुए, जीरो की कॉस्मेटिक, जिसका सारा फाइनल टेस्ट आपकी लेबोरेटरी में हुआ और जहां तक मैं जानती हूँ इसका मेकिंग प्रोसेस भी आपके ही फैक्ट्री में होता है। फिर इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हो गई मिस्टर दीवान? आप जानते भी हैं आपकी गलती का खामियाजा हमें कैसे चुकाना पड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह। अभय शांति से सब सुन रहा था, लेकिन अव्या से अब और कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो बोल पड़ी, सॉरी मिसेज भल्ला, बट गलती इसमें हमारी भी नहीं है। जानती हूँ प्रोडक्ट का मेकिंग प्रोसेस से लेकर टेस्टिंग तक सब कुछ हमारे अंडर में था, लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च होने के वक्त और स्टार्टिंग में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं आए। आप कहना क्या चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी गलती मानना नहीं चाहती? उन्हीं सब के बीच बैठा एक आदमी बोला, जो उम्र में बिल्कुल अविनाश जी की तरह था।
आव्या संजीदगी से, सही कहा आपने, गलती किसकी है और किसके जरिए हुई है उसे पता लगाने के लिए हमें वक्त चाहिए, पर हम आपको वक्त नहीं दे सकते। आखिर मार्केट लॉस के साथ हमारे कसरत में लॉस भी तेजी से हो रहा है। आपको वक्त देना उन्हें लगेगा हमने कोई एक्शन नहीं लिया। सो सॉरी, वही आदमी बोला जिस पर अव्या हल्का सा मुस्कुराते हुए। ऋषभ अंकल आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? थोड़ा सा वक्त ही तो चाहिए। और क्या आप नहीं चाहते जिस किसी ने भी आप सबका इतना लॉस किया है उसे सजा मिले, या आप कुछ और सोच रहे हैं? ऋषभ रायचंद अव्या को घूरते हुए, क्या बोल रही हूँ तुम? कुछ समझ भी आ रहा है तुम्हारे? ऋषभ का ऐसे बात करना अभय को पसंद नहीं आया। जहां वो इतनी देर से खामोश था, अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कड़क आवाज में, मिस्टर ऋषभ, आप शायद भूल रहे हैं यहाँ का बॉस मैं हूँ और आखिरी फैसला मेरी ही होता है। ऋषभ नजरें नीची कर लेते हैं। सॉरी मिस्टर अभय। अभय अव्या की ओर देखते हुए, आपके पास 24 घंटे है। जो करना चाहती है आप कर सकती है, लेकिन 24 घंटे बाद अगर आप खुद को और अपनी कंपनी को इनोसेंट साबित नहीं कर पाई तो इसके आगे आप अच्छे से जानती है। मीटिंग खत्म हो गई। अव्या अविनाश जी के साथ बाहर निकल गई। अविनाश जी टेंशन में थे तो वही अव्या अब आगे क्या और कैसे करना है वो सोच रही थी। वो लोग कंपनी से बाहर निकल रहे थे। अव्या चलते चलते, डैड मैं फैक्ट्री जा रही हूँ, आप ऑफिस चले जाए, हम भी आपके साथ चलते हैं, अकेले जाना ठीक नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अव्या समझाते हुए, डैड आपका ऑफिस में होना जरूरी है। इस न्यूज से हमारे इन्वेस्टर और शेयर होल्डर भी हड़कंप में होंगे जिन्हें आपको हैंडल करना होगा। मैं फैक्ट्री जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो कुछ भी हुआ है वो फैक्ट्री में ही हुआ। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। अविनाश जी आशीष जी के साथ कंपनी के लिए निकल गए। अव्या भी फैक्ट्री के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वो फैक्ट्री पहुंची। सुपरवाइजर दौड़ते हुए उसके पास आया। उसने उसे ग्रिड किया, लेकिन आगे आगे चलते हुए, इन सब के लिए टाइम नहीं है, पहले जो कहा था वो काम किया। सुपरवाइजर अव्या के पीछे पीछे चलते हुए, जी मैम सारे वर्क असेंबली हॉल में है और ये रही उन सब की डिटेल। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने चलते चलते उस फाइल पर नजरें दौड़ाई, लेकिन सब कुछ क्लियर था। अव्या असेंबली हॉल पहुंची जहां सारे वर्कर मौजूद थे। ईवा ने पहले नॉर्मली से सबसे पूछा जैसे पूछा जाता है, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सब कुछ दूध की तरह साफ था। बहुत कोशिश करने के बाद भी अव्या पता नहीं लगा पाए आखिर ऐसा कमीनापन किसने किया। थक हार कर ईवा अपनी कार के पास आई। सुपरवाइजर मुस्कुराते हुए, मैम मैंने कहा था ना ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसी धोखेबाजी हमारे वर्कर नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। अव्या गुस्से में, ऐसा नहीं है तो ब्यूटी क्रीम लोगों को इतना हार्म क्यों कर रही है? प्रोडक्ट इसी फैक्ट्री में बना है, फॉर्मूला भी आप सब के पास है, कैसे किस तरह से करना ये भी आप सबको पता है। इतना ही नहीं, पिछले 2 हफ्तों में जितना प्रोडक्शन हुआ है सब सही था, लेकिन इस 1 वीक में ऐसा क्या हो गया जो इतनी कंप्लेनेंस आने लगी? बोलिए। सुपरवाइजर कुछ नहीं बोला। अव्या ने उसे जाने को कहा। वो चला गया। अव्या को अब काफी टेंशन होने लगा। आखिर इन सब में उसने 24 घंटों से 8 घंटे यूं ही गवा दिए, लेकिन एक सुराग भी उसे के हाथ ना लगा। अव्या ने टेंशन ने सर पकड़ लिया। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हारे पास इतना कम वक्त है, तुम यहाँ सर पकड़ के खड़ी हो। अव्या को आवाज जानी पहचनी लगी। उनने पलट कर देखा तो सामने अभय खड़ा था। अव्या बेरुखी से बोली, प्लीज मेरा मन अभी आपसे बेहस करने का नहीं है। अभय पेंट की पॉकेट में दोनों हाथ डाले भावहीन अंदाज में बोला, मैं यहाँ तुमसे बेहस करने बल्कि हेल्प करने आया हूँ। अव्या हैरानी से, मतलब आप हेल्प करने आए? वैसे इतना बड़ा आसान आपको क्यों करना है? मैं कोई भी काम बिना अपने मतलब के नहीं करता हूँ। प्रोडक्ट के बाइकाट होने में जितना तुम्हारा लॉस है उससे कई ज्यादा मेरा है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अव्या अब शांत हो गई। कुछ देर बाद दोनों कॉफी शॉप में बैठे थे। अव्या गहरी सांस लेते हुए, अपने तरीके से मैंने सब चेक कर लिया है लेकिन कुछ पता नहीं चला। अभय कॉफी कप टेबल पर रखते हुए मुस्कुराकर, और आपको क्या लगता है मिस दीवान, आपके ऐसी तहकीकात करने से असली गुनहगार खुद सामने आ जाएगा? अव्या आंखें छोटी करते हुए, तो आप क्या चाहते हैं, फाइट करके 2-4 को पछाड़ के मुझे तहकीकात करनी चाहिए थी? अभय उस घूरने लगा। वही अव्या ने उससे नजरें फेर ली। अभय अपने गुस्से को शांत करते हुए, चलिए फाइट कैसे करते हैं और ऐसे मामलात की इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है आपको दिखाते हैं। अभय जाने लगा तो अव्या उसके पीछे पीछे चलते हुए, आप करना क्या चाहते हैं? कुछ बोलिए तो सही। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभय कुछ नहीं बोला।
थोड़ी देर बाद वो लोग फैक्ट्री के बेसमेंट में थे। अव्या अभय को घूर रही थी जो चेयर पर बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। उस इतना रिलैक्स देख अव्या बड़बड़ाते हुए, इसके भरोसे छोड़, मैंने गलती नहीं कर दी। यहाँ टाइम निकला जा रहा है और इन महाशय को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ओह गॉड, अब क्या होगा? डेव को कहे तो दिया है, सब ठीक कर दूंगी, लेकिन यहाँ मेरी ही उम्मीद टूटती जा रही है कि यो भगवान जी, दूसरा जन्म दिया तो दिया, साथ ही नई नई मुसीबतों से पाला भी पढ़वा दिया कि यो कर रहे हैं आप ऐसा। अव्या सर पकड़े जैसे ही पलटी, किसी की मजबूत चीज से टकरा गई। उसने मस्तक से हिलाते हुए सामने देखा तो डर से उछलते हुए 2 कदम दूर हो गई। आप यहाँ कैसे? आप तो उधर बैठे हुए थे ना? अभय अव्या को घूरते हुए, आप मुझे कोस कर रही थी। अव्या पीछे कदम लेते हुए, नहीं, आप दूर रहकर बात नहीं कर सकते क्या? अभय अव्या के करीब आते हुए धीरे से, कर तो सकता है, लेकिन पहले तुम बताओ मुझे कोस रही थी या नहीं? अव्या ने नजरें उठाकर देखा तो अभय उसके बेहद करीब खड़ा था। अब तो अव्या की सांसें अटकने लगी, ऊपर से अभय के बदन से आती वो मेन परफ्यूम की खुशबू सच में अव्या को मदहोश करने के लिए काफी थी। अव्या के इतने करीब आने से अभय को भी कुछ होने लगा। अव्या के हाथ में हिलते वो घुंघरू उसके दिल में अजीब सी हलचल पैदा करने लगे। वो खुद ही उसकी ओर खींचे जाने लगा। अब तो डर से अव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली कि यो उसे भी समझ नहीं आया। अभय अब अव्या की ओर झुकने लगा, मगर तभी वहां किसी के आने की आहट सुनाई दी। दोनों होश में आए। अभय जल्दी से दूर हुआ और चेयर पर आकर बैठ गया। अव्या ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और खुद भी चली आई। 2 पहलवान जैसे आदमी एक आदमी को पकड़ कर लेकर आए और अभय के कदमों के धकेल दिया। उस आदमी की चीख निकल गई। अव्या हैरानी से, ये यहाँ क्या रहा है? तुम लोग इसे पकड़कर क्यों लाए? उद्धरण चिन्ह। अभय नाचे पड़े आदमी को घूरते हुए, ये गुनहगार का मोहरा है। अब यही तुम्हें बताएगा आखिर इसने क्यों और किसके कहने पर किया। बट ये तो हमारी फैक्ट्री का मैनेजर है, मतलब इसी ने ये सब किया। पर क्यों? नीचे पड़ा आदमी दर्द से बिलखते हुए, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। अभय हाथ में पहनी वॉच को सही सेट करते हुए, तुम मुझे जानते हो? वो आदमी डरते हुए, आपको कौन नहीं जानता साहब? जानते हो तो ये भी जानते होंगे मुझे झूठ से कितनी नफरत है। झूठ में बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, जानते हो ना? उस आदमी का चेहरा डर से पीला पड़ गया, वो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। अभय एक बार फिर चिल्लाया, जिससे वो जल्दी हमें सिर हिलाने लगा। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए, गुड, तो फिर तुम ये भी जानते होंगे झूठे मक्कार लोगों के साथ अभय राठौर क्या करता है? उस आदमी ने अब रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं सब बता दूंगा, मगर मुझे जाने दीजिए। 2 बीवी 1 बच्चे है। मेरा मतलब 1 बीवी 2 बच्चे है। वो आदमी इतना डर गया था कि क्या बोल रहा है खुद ही समझ नहीं आ रहा था। अभय ने उस बोलने को इशारा किया। वो आदमी गला तर करते हुए, एक आदमी का मुझे कॉल आया था, उसने मुझे 50 लाख जैसी बड़ी रकम का लालच दिया और कहा पैसे और साथ ही एक केमिकल मुझे डिलीवर होगा, वो केमिकल मुझे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट में डाल देना है। बस इतने से ही काम के उसने मुझे इतने सारे पैसे दिया, इसीलिए मैं भी मना नहीं कर पाया। कौन था वो आदमी जिसने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा था? अव्या गुस्से से उबलते हुए, नाम पता नहीं मेम साहब, कुछ नहीं बताया उसने, बस वो फोन करता था मुझे गाइड करने के लिए। फोन नंबर? अभय ने कहा तो उसने अपना मोबाइल से नंबर निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसके गार्ड ने अपने फोन से नंबर डायल किया तो उधर से आवाज आई, हेलो, कौन बात कर रहा है? गार्ड ने इधर से कहा, मैं दिवाकर रघुवंशी। और तू कौन बे? उधर से नशे से झूलती हुई आवाज आई। अभय ने गार्ड से फोन लिया। तेरा बाप, कहते हुए अभय ने फोन काट दिया। गुस्से से उसकी मुट्ठियां भींच गई। वो अपनी जगह से उठा जाने लगा, उसी के पीछे अव्या भी होली। नाइट क्लब, दिल्ली। रात के 11 बज रहे थे। नाइट क्लब अंधेरे में कलरफुल लाइट से जगमगा रहा था। कुछ लोग डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे तो कोई नशे में धुत यहाँ वहां झूम रहे थे। इन्हीं सब में एक आदमी कई सारी लड़कियां के संग चिपक कर नाच रहा था। शराब से भरा ग्लास हवा में नचाते हुए एक एक लड़की के होठों से छुआ कर उसी को अपने होठों से लगा लिया। म्यूजिक एकदम हाई हो गया। वही वो आदमी अब शराब ने नशे में गोते लगाते एक लड़की को पकड़ उसके गर्दन कॉलरबोन पर किस एंड बाइट करने लगा, जी का साथ पूरा वो लड़की दे रही थी। अब वो आदमी उस लड़की को बजू से पकड़ भीड़ से निकाल एग्जिट की ओर जाने लगा। वो अभी भी उस लड़की को अलग अलग जगह छुए जा रहा था, मगर 2-4 कदम चलते ही वो दोनों रुक गए।
वो आदमी जो पूरा नशे में टूल था बिना सामने देखे झिरते हुए, अबे सामने से हट। लेकिन सामने वाला शख्स नहीं हटा, जिससे वो गुस्सा कर चिल्ला पड़ा कि अबे बहरा है क्या, सुनाई नहीं दे रहा था तुझे कब से ब। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, बाकी शब्द तो सामने खड़ी हुस्न की मालिका को देखते ही दफन हो गए। उसने नीचे से ऊपर की ओर देखा, पिंक कोट पैंट जिसके सिलेबस एल्बो तक चढ़ा रखे थे, हाथ में गोल्डन वॉच, गले में पिंक रूबी पेंडेड, खुले बाल, खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा। सामने खड़ी अव्या दीवान को देख वो आदमी हैरान सा हो गया, पर अगले ही पल हंसते हुए, क्या बात है क्या बात है, आज तो ऊपर वाला भी मुझ पर कुछ ज्यादा मेहरबान है। जो मांग रहा हूँ वह झिझक देते जा रहा है। उद्धरण चिन्ह अव्या के फेस की ओर झुकते हुए, मुझे पता है तुम मेरा वहीम हो, मगर जो भी हूँ बड़ा ही हसीन वहीम है। बहुत खूबसूरत हूँ तुम मिस अव्या दीवान, बहुत खूबसूरत। अव्या गुस्से से उसकी आंखों में घूरते हुए, क्योंकि तुमने ऐसी घिनौनी हरकत। अव्या के सवाल पर वो आदमी सर ऊपर नीचे कर अव्या से दूर होकर हंसते हुए, तुम तो असली में मेरे सामने हो, बस कर भगवान कहीं इतनी खुशी से मर ना जाओ। अव्या ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया, मगर वो आदमी पागलों की तरह ठेहके लगाते हुए, ओह माय डियर गिरल, इतनी जल्दी भी क्या है, चलो बैठकर बात करते हैं, आओ। इतना बोल वो अव्या को छूने ही वाला था, उससे पहले ही एक जोरदार लात उसके सीने पर पड़ी। बेचारा उछलते हुए एक टेबल से जा टकराया। आवाज इतनी मुज्जिक बंद हो गया, आसपास एकदम सन्नाटा छा गया। तभी क्लब का मेजर और कुछ गार्ड्स लोगों को हटाने लगे। लगभग 5 मिनट में वहां के सारे लोग गायब हो गए। वो आदमी खुद को संभाल कर गुस्से से दहाड़ते हुए, साले, हाँ तारानकन तेरी इतनी हिम्मत, इतना बोल एक बार फिर वो रुक गया, आंखों में खौफ और जबान में लचक आ गई। वो संभलते हुए, अभय, तुम यहाँ। अभय आकर पास रखे सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हुए बड़े ही रुआब से बैठ गया। उसने सिगरेट मुंह में लगाए और लाइटर उस आदमी की ओर फेंक दिया। वो खुद को संभाल कर जल्दी से खड़ा हुआ और कैप्टे हाथों से लाइटर लेकर अभय के पास आया, सिगरेट जलाए और 2 कदम दूरी पर खड़ा हो गया। अभय सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए, तो बोलो विनोद पाटिल, क्यों किया तुमने ऐसा। विनोद खामोश रहा और उसकी खामोशी अभय को रास नहीं आई। उनने अपने गार्ड्स को इशारा किया, इशारा समझ वो लोग विनोद के करीब आए। विनोद झटपटाने लगा, मगर गार्ड्स ने उसे धोना शुरू कर दिया। 15 मिनट में ही उसकी हालत फटे पजामे जैसी हो गई थी। अव्या गुस्सा तो थी, लेकिन विनोद की ऐसी हालत पर हंसी छूट गई। अभय कोल्ड वॉयस में, अब भी मुंह खोलने का इरादा है या और खातिरदारी करनी है। विनोद आदमरी हालत में पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी कुछ बोल फूटे नहीं उसके मुंह से, जिस पर अभय गहरी सांस छोड़ते हुए, तुम ऐसे नहीं मानोगे और चाहे, ठीक है। गार्ड उसे और मारने के लिए आगे बढ़े ही थे कि विनोद एकदम से, बताता हूँ प्लीज मुझे मत मारो। विनोद ने बोलना शुरू किया, पहले हमारी कंपनी अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस थी, जिसके मुकाबले में सिर्फ तुम थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा और अविनाश दीवान का 0 किलोबिट ब्यूटी मार्केट में आया, हमारे तो जैसे बर्बादी के दिन शुरू हो गए। हर कोई हमारे प्रोडक्ट को अवॉइड करने लगा और 1-2 हफ्तों में ही हमारा बिलियंस का नुकसान हो गया, जिस चलते तुमने मेरी फैक्ट्री के मैनेजर को मिलाकर प्लेन बनाया। हमें बदनाम करने की खातिर तुमने केमिकल का सहारा लिया, इस बात की भी फिक्र नहीं की। तुम्हारी इस बेहुदा हरकत से इतने मासूम लोग बेवजह शिकार बन सकते हैं। अव्या गुस्से से चिल्लाकर बोली, तो विनोद उससे भी ऊंचा चीखते हुए बोला, चिल्लाओ मत, ये सब करने की वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। अव्या दांत पिसते हुए, वजह में कैसे, जरा बोलने का कष्ट करोगे। कुछ दिन पहले मैं अपने डेड साथ तुम्हारे बाप के पास गया बिजनेस प्रपोजल लेकर, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने दूसरा प्रपोजल रखा तुमसे शादी का, पर उस बूढ़े ने क्या किया जानती हूँ, इनकार का तमाचा मारकर बाइजात अपनी ऑफिस ने निकाल दिया। मना करने की मैंने वजह पूछी तो साला बुरा बोला, मैं उसकी बेटी के लायक नहीं हूँ और ना ही कभी हो सकता हूँ। बस इसी दिन से मैंने कसम खा ली, उस दीवान का दिवालिया ना निकल दिया और तुम्हें अपना ना बना लिया, चैन से नहीं बैठूंगा। विनोद अभी अपनी बात पूरी कर भी न पाया था कि एक जोरदार मुक्का उसके गाल पर पड़ा, जिससे वो एक तरफ को झुक गया। मुंह से खून निकलकर जमीन पर टपक पड़ा। विनोद ने हैरानी से अव्या को देख, उसे उम्मीद नहीं थी अव्या इतनी करारी चोट भी दे सकती है। अव्या ने उसके गालों को अपनी मुट्ठियों में भरकर मसलते हुए दांत पीसकर, पहली बात, मेरे का नाम मत ले अपनी गंदी जुबान से।
वरना वो हाल करोगी कि कुछ बोलने लायक नहीं बचेगा। दूसरी बात, अच्छा हुआ शादी का प्रपोजल तू मेरे सामने नहीं लाया, वरना वहां से तू निकल पाता, वो भी जिंदा। इम्पॉसिबल। विनोद खुद को छुड़वाने के लिए झटपटाने लगा। अव्या ने झटके से छोड़ दिया। गुस्सा आ रहा था मुझे तेरे बाप पर, इसीलिए ये सब किया। अभय सिगरेट का धुआं ऊपर की ओर छोड़ते हुए बिना किसी एक्शन के, जो भी किया वो सब छोड़। कुछ ही देर में यहाँ मीडिया, पुलिस सभी पहुंचने वाले हैं, जिसके सामने तू अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपनी जान से हाथ धोने के लिए तैयार रहना। वैसे भी मैं तुम्हें अब कहीं का छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। व्योमना में गर्दन हिला दी और बड़बड़ाते हुए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मार्केट में मेरी इमेज पूरी तरह से डाउन हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं। विनोद बौखला उठा। वो इधर उधर देख पास खड़े गार्ड के हाथ से गन छीन लेता है और उतनी ही फुर्ती से अव्या का हाथ पकड़ गन उस पर पॉइंट कर देता है, जिससे सभी सकते में आ गए। अव्या तो एकदम ही डर गई। विनोद हकलाते हुए अभय से, मुझे जाने दो वरना मैं इसे मार दूंगा। अभय सिगरेट फेंकी, दूसरे ही पल विनोद की ओर शूट कर दिया। अव्या ने डर से दोनों हाथ कान पर रख लिए। साइड देखा जहां खुद विनोद भी डरा हुआ बैठा। हाथ से छुटकर गन दूर जा गिरी। गोली उसके सिर के 4-5 बालों को हलाल करते हुए पीछे दीवार पर जा लगी। अभय पूरे रोअब से चलते हुए उसके पास आया। उसके बाल पकड़कर उसकी गर्दन मोड़कर कहा, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मत करना वरना गोली खोपड़ी भी खोल सकती है। अभय की आंखों में खून उतर चुका था। उसके बोल कम वार्निंग ज्यादा लग रहे थे। अभय धीरे से, अच्छा हुआ शादी का प्रपोजल तूने मेरे सामने नहीं किया, वरना वही बम से उड़ा देता। विनोद थर थर कांपने लगा। अभय अपने गार्ड से, अगर मीडिया के सामने इसने अपना मुंह नहीं खोला तो बेझिझक उड़ा देना। भाई, इतने लोगों की जान के साथ इसने खिलवाड़ किया है और मिस्टर अविनाश दीवान की एकलौती बेटी को मारने की कोशिश की भी। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो बन ही गया। उद्धरण चिन्ह। विनोद के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकले। बेचारा कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। अभय के अंदर साक्षात यमराज नजर आ रहे थे और अब जान बचाने के लिए उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अभय उठते हुए, खबर जल्दी ही टेलीकास्ट होनी चाहिए। आई कांट वेट। गार्ड्स ने यस बॉस कहा। अभय ने ग्लासेस लगाए और अव्या की ओर आते हुए चले। अव्या ने हमें मुंडी हिला दी। कुछ देर बाद दोनों कार में मौजूद थे, एकदम शांत। अभय की नजर यूं ही पास बैठी अव्या की उंगलियों पर चली गई जो पास में दूसरे से उलझ रहे थे। अभय ने नजरें उठाकर अव्या की ओर देखा, जिस पर कुछ परेशानी के भाव थे तो कुछ खौफ के। अव्या विंडो के बाहर देख रही थी, तभी उसके काम किसी की गर्म सांसें और आकर्षक आवाज सुनी पड़ी। आपको डर लग रहा है? अव्या ने चेहरा घुमाया तो नजरें अपनी ओर झुके अभय से जा मिली। अव्या पीछे की ओर झुकते हुए हकलाकर, नहीं। अभय अपनी जगह पर दोबारा बैठ गया। फिर ठीक है। अव्या अभय को वैसे ही घूरते हुए धीरे से, आपके पास अभी भी गन है क्या? अभय एक एब्रो चुकाते हुए, हाँ क्यों नहीं, बस ऐसे ही पूछी, दिख नहीं रही है ना? वैसे क्या आप गन हमेशा कैरी करते हैं? अभय उस घूरते हुए, वैसे इतने सवाल क्यों पूछ रही है आप? कहीं कोई गलत इरादा तो नहीं है तुम्हारा? अव्या हड़बड़ाते, नहीं, वो बस आप शॉट बहुत अच्छा था। बेचारे को छू कर निकल गई। परफेक्ट। एक बात पूछूं ना आपसे? अभय ने कुछ नहीं कहा, फिर भी अव्या बोल पड़ी, आप ऐसे ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? अभय नजरें फेरते हुए, शायद आप सच में मुझे नहीं जानती इसीलिए ऐसे बेतुके सवाल कर रही है। हुम्मा सही है, मैं अभी आपको ठीक से जान नहीं पाई हूँ, पर मुझे जानना भी नहीं है। लेकिन बात जरूर है, आपका शूटिंग स्टाइल सच में मुझे बहुत पसंद आया है। बस डर भी था, अगर वो मर जाता या आपका निशाना चूक जाता तो गोली सीधा मुझे निशाना बनाकर चली जाती। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए अव्या डर से कांप उठी। अभय उसकी ओर एकटक देखने लगा। अव्या को जब उसकी नजरों की तपिश महसूस हुई तो वो इशारों में ही अभय से क्या हुआ पूछने लगी, जिस पर अभय वैसे ही खोए हुए अंदाज में, नहीं लगती, मैं तुम्हें लगने ही नहीं देता। अव्या कॉन्फ्यूजन में, कैसे? अभय होश में आया और नजरें घुमाते हुए, कैसे क्या मतलब? अपनी हाइट और उसकी हाइट देखी थी तुमने? अगर वो बचने की कोशिश करता तब भी तुम्हें गोली नहीं लगती, सीधे सिर के ऊपर से निकल जाती। अव्या हैरानी से, इतना अच्छा फिजिक्स एंड मेस लगाया है आपने, यकीन नहीं हो रहा। अभय कुछ नहीं बोला, तभी अव्या खुशी से, क्या आप मुझे शूटिंग क्लासेस दूंगे अभय सर? अब हैरानी की बारी अभय की थी। उसने एक नजर अव्या को देखा और फिर मुंह बनाकर, क्यों मैं तुम्हें शूटिंग क्लासेस क्यों दूं? दुनिया में सारे शूटिंग मास्टर मर गए हैं।
अव्या का मुंह बन गया, वो बड़बड़ाते हुए खामोश बैठ गई। कुछ सोचते हुए अभय बोला, लेकिन तुम्हें शूटिंग क्यों सीखनी है? अव्या बिना उसकी ओर देखे, आज उस विनोद में मुझ पर गन पॉइंट कर दी। वो तो आपने वक्त रहते सब संभाल लिया, वरना उस सिरफिरे के हाथों शहीद होना फिक्स था। अभय बिना किसी एक्सप्रेशन के, ठीक है मैं तुम्हें क्लासेस दे दूंगा, बट जैसे कि तुम जानती हूँ मैं कोई वो काम फ्री में नहीं करता। तुम्हें सिखाने के बदले मुझे क्या मिलेगा? अव्या बिना कुछ सोचे समझे, क्या चाहे आपको? अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए अव्या की ओर खिसकने लगा। अव्या पीछे की ओर खिसकने लगी। वो अभय की मुस्कान देख समझ चुकी थी अभय के क्या ख्याल है, इसीलिए ना में सिर हिलाते हुए, मैं ऐसा वैसे कुछ नहीं करूंगी, समझे आप? नहीं चाहे कोई क्लास आपसे। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुंह घुमाकर बैठ गई। अभय मुस्कुराते हुए, पहले सुन तो लीजिए आप क्या चाहे मुझे। अव्या बिना उसकी ओर देखे, नहीं चाहिए कोई क्लास। अभय की मुस्कान और भी छोड़ी हो गई और वो भी मुंह घुमाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अभय ने कार दीवाल मेंशन के आगे रोकी। अव्या उतर कर जाने को हुई, तभी अभय कुछ बोला जिसे सुनकर अव्या के होश उड़ गए और साथ ही साथ हैरानी भी। विनोद ने मीडिया पुलिस के आगे अपना सारा गुनाह कबूल लिया। पुलिस उसे पकड़कर प्रेस वालों के पास ले गई, जहां उसे कबूल किया था कि उसने ये सब जानबूझकर किया था दीवान ग्रुप एंड इंडस्ट्री नाम खराब करने के लिए, और ये भी कहा कि वो उसकी बेटी पर जानलेवा हमला करने के इरादे से उसे धोखे से यहाँ बुलाया था ताकि उसे तकलीफ देकर वो अविनाश दीवान को कमजोर कर सके। उसके मुंह से सच सुनने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ जेल में बंद कर दिया। इधर अव्या मेंशन वापस आए। अविनाश जी स्टडी रूम में थे तो वही पलक जी किचन में। अव्या ने नौकर को टीवी ऑन करने का कहा। मम्मा डैड प्लीज इधर आइए। दोनों लिविंग रूम में आए। पलक जी अव्या से सवाल करने हुई तो उसने उन्हें टीवी की ओर देखने को कहा, जहां हर तरफ यही न्यूज टेलीकास्ट हो रही थी कि विनोद ने ये सब कुछ अपना पर्सनल बदला लेने के लिए किया। पलक जी हैरानी से उसे देखने लगी। अव्या ने उन दोनों की ओर देखते हुए पलकें झपका दी। अविनाश जी मुस्कुरा उठे और आकर अव्या को गले से लगा लिया। इस खबर के फ्लैश होते ही सारी चीज अपने आप ठीक होने लगी। अविनाश जी और कंपनी के नाम पर जो धब्बा लगा था वो हट गया। रूठे हुए इन्वेस्टर मान गए और उसे अपॉलॉजी इशू की और अब सब सही था। सब चीज अपने शेड्यूल में आ गई। ऊपर से मार्केट में अब बस इन्हीं के ब्रांड के चर्चे थे। बिछड़े हुए क्लाइंट भी बढ़ते कस्टमर के साथ वापस आ गए। कुछ देर बाद डाइनिंग एरिया, दीवान मेंशन। अव्या और अविनाश जी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और पलक जी उन्हें सर्व कर रही थी। पलक जी के फुले हुए फेस पर 2 किलो का गुस्सा देख गले को तर करते हुए अविनाश जी इशारों ही इशारों में पूछने लगी, अब होम मिनिस्टर को क्या हुआ? फूल कर क्यों बैठी है? अविनाश जी बड़ी मासूमियत से ना में सिर हिला देते हैं जैसे कह रहे हो, मुझे ऐसे मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया। अव्या भी इशारों में, तो क्या मैंने किया है? उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं, जिस पर अव्या आंखें बड़ी करते हुए, क्या बोल रहे हैं आप डैड? मैं वो भी शेरनी के मुंह में हाथ डालूंगी। डैड आपकी बेटी हूँ, बिना बात की सुनने की आदत नहीं है मुझ में। अविनाश जी इशारों में ही, प्रिंसेस जब आपने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर ये बॉम्ब अटेम्प्ट बॉम्ब क्यों बना फिर रहा है, जैसे किसी भी वक्त फट जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी सोचा ही था कि वो वही हुआ। पलक जी टेबल पर हाथ मारते हुए, कब से देख रही हूँ आप दोनों को, क्या इशारों इशारों में बातें हो रही है, मुझे भी बताओ। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी खुद में बड़बड़ाते हुए, अगर बता दिया तो बिना बात के भून दिया जाऊंगा। पलक जी कड़क आवाज में, सुन रही हूँ, भून तो आप ऐसे ही जाओगे, पहले आपकी प्रिंसेस से निपट लेते हैं। अव्या की सांसें अटक गई। वो खिसकने वाली थी लेकिन पलक जी ने रोक लिया। अव्या कस के आंखें मिचते हुए, मर गए। फिर पलक जी की ओर देख मुस्कुराते हुए, जी मम्मा। पलक जी गुस्से से, किससे पूछकर आप उस विनोद से मिलने गई थी? आप जानती भी है कितना डेंजरस हो सकता था। न अपने डैड से पूछा ना हमसे, बस चली गई आप, वो भी अकेले। ये भी नहीं कोई गार्ड्स ले। इतनी हाई सिक्योरिटी क्या हमने देखने के लिए रखी है? पलक जी गुस्से से अव्या पर बरसे जा रही थी। उनका गुस्सा भी अपनी जगह सही था। आखिर औलाद है उनकी, कोई उनकी औलाद को नुकसान पहुंचना चाहता ये जान कौन से माँ बाप फिक्र नहीं करते। कुछ यही हाल इस वक्त पलक जी का भी था। उन्हें तो सोच सोच के ही घबराहट हो रही है। अगर कुछ गलत हो जाता तो वो क्या करती, जैसे जीती अपने जिगर के टुकड़े के बिना। अव्या भी उनकी डांट में फिक्र समझ रही थी, जिससे बड़े ही प्यार से बोली, मम्मा मैं अकेले कहाँ गई थी, मेरे साथ अभय और उनके गार्ड्स भी थे, वो भी आपके साथ थे।
इस बार अविनाश जी ने सवाल पूछा, जिस पर अव्या हाँ में सिर हिलाते हुए हाँ डेड, उन्होंने ही हेल्प की थी, वरना इतनी जल्दी सच सबके सामने लाना मेरे बस में नहीं था। उद्धरण चिन्ह। पलक जी को अब थोड़ी राहत हुई, मगर फिर भी अपने गुस्से को कायम रखते हुए, ठीक है अब आप सब डिनर कीजिए, बहुत कुछ देख लिया है आज पूरे दिन, अब हम थक चुके हैं। अव्या हंस दी तो वही अविनाश जी कुछ सोचते हुए मुस्कुरा उठे। खैर डिनर करने के बाद अव्या अपने कमरे में थी। हॉट शावर लेने के बाद जैसे उसकी थोड़ी थकान कम हुई हो, वो आकर बेड पर लेट गई। नींद तो नहीं आ रही थी। आज क्या क्या हुआ सब फिल्म की तरह उसके आगे चलने लगा। तभी अभय की वो बात उसे याद आई जब वो कार से उतर दीवान मेंशन आ रही थी। फ्लैशबैक। मिस दीवान, अगर क्लासेस चाहिए तो टुमारो मॉर्निंग शार्प 10:30 पहले इसको आ जाइएगा। अव्या उठने को हुई तभी अभय बोल पड़ा, जिसे सुन अव्या शोकड हो गई, मगर फिर आंखें छोटी करते हुए बोली, लेकिन आपने तो कहा था कोई भी काम अपने फायदे के अलावा आप नहीं करते। फिर अभय मुस्कुराते हुए, किसने कहा मैं अपने फायदे के बिना आप पर मेहरबान हूंगा, आपको बस एक काम करना होगा। क्या? अभय उसकी ओर झुकने लगा, जिससे अव्या की हालत खराब होने लगी। वो पीछे झुकती जाती। अभय अब अव्या के बेहद करीब था। उसकी सांसों की गर्माहट से अव्या की सांसें अटकने लगी। वही अभय उसकी हरी आंखों को डूबते हुए बेहद ही आकर्षक आवाज में बोला, कल आपको मेरे साथ एक पार्टी पर चलना होगा एजा गर्लफ्रेंड। अव्या की तो जैसे आंखें ही बाहर आने को थी। उसने अभय को खुद से दूर किया हैरानी से। व्हाट, गर्लफ्रेंड? वो भी आपकी? अभय उसे घूरते हुए, कि यो मेरी गर्लफ्रेंड बनने में तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है? हैंडसम, डैशिंग, गुड लुकिंग, इतना सारी क्वालिटीज है, फिर क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? अव्या बुरा सा मुंह बनाते हुए, मुझे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सोचले पसंद नहीं, सुन के ही कितना अजीब लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। अव्या के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख अभय कोल्ड वॉयस में बोला, फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए कह रहा हूँ, अगर जरूरी नहीं होता कभी पूछता भी नहीं। ऐसी कौन जी जरूरत है आपको गर्लफ्रेंड की? अव्या अभय के फेस को पढ़ने की कोशिश करते हुए बोली, जिस पर अभय वैसे ही भावहीन अंदाज में, कि यो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकती हो। अव्या को भी गुस्सा आया और वो बिना कुछ बोले ही कार से उतर गई। फ्लैशबैक एंड नेक्स्ट मॉर्निंग। AR पैलेस। आज संडे था। अभय स्टडी रूम में बैठ अपने असिस्टेंट से कॉल पर बात करते हुए लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। कोई फेक गर्लफ्रेंड का इंतजाम किया तुमने? उधर से असिस्टेंट बोला, सर फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए तो कई लड़कियां राजी हुई, ये उनमें से कुछ की फोटो है जो मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। अभय लैपटॉप पर उन लड़कियों की फोटोज देखने लगा जिसमें एक भी उसे अपनी टाइप की नहीं लगी। उल्टा उसे गुस्सा आ गया और असिस्टेंट पर भड़क पड़ा, क्या फोटो भेजी है तुमने? आपने लिए गर्लफ्रेंड चाहिए, कोई मेड नहीं। इडियट। असिस्टेंट डरते हुए, सॉरी सर, बट मुझे ये कुछ ठीक ठाक लगी, बस इसीलिए आपको सेंड कर दी। अभय ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे आज ही एक गर्लफ्रेंड चाहिए थी और कोई उसे पसंद नहीं आ रही थी, जिससे पारा गर्म हो रहा था। अभय दांत पिसते हुए, मुझे आज किसी भी हाल में गर्लफ्रेंड चाहिए, फिर चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, समझे? जी सर। अभय ने मोबाइल टेबल पर पटक दिया। टेंशन उसका सिर फट रहा था। तभी एक बार फिर मोबाइल रिंग हुआ। अभय ने बिना नंबर देखे कॉल रिफिक किया तो उधर से उसका हेड ऑफ सिक्योरिटी राघव बोला, सर कोई आपसे मिलने आया है। कौन? राघव ने नाम बताया तो अभय यूं ही मुस्कुरा दिया और उसे आने देने को कहा। कुछ ही देर में अभय नीचे लिविंग एरिया की ओर आने लगा। सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी नज़र सोफे पर बैठी लड़की पर गई। मस्टर्ड मेसी ड्रेस, बालों की पोनीटेल जिसे येलो हेयर स्कार्फ से टाई किया था, बालों की कुछ लटें गालों पर छू रही थी, हाथ में पिला धागा जिसमें लगे घुंघरू। मासूम, क्यूट और बेहद ही खूबसूरत वजूद इस वक्त अभय के आशियाने में तशरीफ फरमा था। अभय उसे देखता हुआ नीचे आया। एक सर्वेंट ने उस लड़की का जूस सर्व किया। अभय उस लड़की के सामने के आते हुए, हुम्मा तो आप आ गई मिस दीवान, मुझे तो लगा आप नहीं आएगी। अभय अव्या के ठीक सामने वाले सोफे पर विराजमान हो गया। अव्या जूस को टेबल पर रखते हुए, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मुझे शूटिंग की क्लासेस दीजिए। अव्या अपनी जगह उठ खड़ी हुई। वही अभय उसे घूरते हुए, आपको मेरी डिमांड याद है ना? अव्या एकदम नॉर्मल तरीके से, हाँ याद है, आपके साथ गर्लफ्रेंड बनकर किसी पार्टी को अटेंड करना है। मैं तैयार हूँ, बस फेक गर्लफ्रेंड तो बनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वहाँ किसी ने मुझे पहचान लिया तो? उद्धरण चिन्ह। अभय मुस्कुराते हुए, कोई नहीं पहचानेगा, पार्टी में मक्स लगाना कंपलसरी है। अव्या का बचा कूचा टेंशन भी खत्म हो गया।
वरना तो इसे इस बात की चिंता थी अगर पार्टी में अभय ने अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इस इंट्रोड्यूस करवाया तो पूरे सोशल मीडिया में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा ये सोचकर अव्या रिलैक्स हो गई। अभय अव्या पैलेस के पीछे वाले गार्डन एरिया में आए, जहां शूटिंग के लिए सारा इंतजाम था। लेकिन उससे ज्यादा तो अव्या घूम घूम कर पूरे पैलेस, खूबसूरत गार्डन, फाउंटेन सब कुछ देख रही थी। यहाँ आकर उसे तो ऐसा लग रहा था मानो जन्नत में आ गई हो। अभय भी उसकी इस हरकत को देख रहा था। ऐसा घूम घूम कर देखना हो गया हूँ तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आई है उस पर फोकस कर लिया जाए। अभय के ऐसे कहने पर अव्या झेप गई। आपका पैलेस सच में बहुत खूबसूरत है। अभय चलते हुए, हुम्मा पता है, उसके रोड अनुसार पर अव्या खुद से बड़बड़ाते हुए, अजीब आदमी है, सीधे मुंह जवाब भी नहीं दे सकता। अभय बिना उसकी ओर देखे टेबल पर रखी गन्स को चेक करते हुए, सुन रहा हूँ आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है मेरी। अव्या हड़बड़ा गई। न न न नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। आपने शायद गलत सुन लिया। उद्धरण चिन्ह। अव्या फिर खुद से बड़बड़ाते हुए, सुन भी तो क्या हो गया, डर थोड़ी लगता है मुझे। अभय होले से मुस्कुरा दिया। अव्या की ओर पलटा और उसे आगे आने को कहा। अव्या टेबल के पास आई। अभय ने उसके हाथ में गन थमा दी। पहली बार गन हाथ में लिया था जिससे अव्या के हाथ कांप रहे थे। उसके कैप्टे हाथों को देख अभय, डरो मत, अभी ओरिजिनल नहीं दिया है, प्रैक्टिस के लिए टॉय गन दी है। अब कहीं जाकर अव्या को थोड़ा सुकून मिला। अभय ने उसे सामने टारगेट की और शूट करने को कहा और तरीका भी बताया कैसे गन पकड़नी है, कैसे निशाना लगाना है। अव्या ठीक वैसा ही करती लेकिन उसके निशाने पॉइंट को छोड़ हर कहीं लग रहे थे। काफी देर यूं ही चलता रहा। अब अभय से रहा नहीं गया तो वो झटके से अव्या के पीछे आया, उसके हाथ को छूते हुए गन को थाम ली, दूसरे हाथ से उसकी कलाई को पकड़ लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अव्या कुछ समझ ही नहीं पाई। अभय की इतनी करीबी से तो उस दिल तूफान एक्सप्रेस बनकर जोर जोर से धड़कने लगा। ऊपर से कानों में छूकर गुजरती अभय की सांसें, अव्या का रोम रोम तड़प उठा। आंखें बंद हो गई, सांसें गहरी हो गई। अभय का ध्यान टारगेट पॉइंट पर था। उसने अव्या को अपने शिकार की ओर देख पॉइंट लगाने को कहा। अव्या भी कुछ देर के लिए अपने अंदर मच रही हलचल को साइड रखते हुए टारगेट पर फोकस करने लगी। अव्या ने ट्रिगर दबाया, बुलेट निकलकर सीधे सेंटर ऑफ पॉइंट पर जा लगी। जो देख अव्या इतनी खुश हो गई उसने सीधे अभय को गले से लगा लिया। अब जो हाल कुछ देर पहले अव्या का था वो अब अभय का होने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अव्या ने जब अपनी गई हरकत का ख्याल किया तो मन में बोली, हो गया सत्यानाश, अब ये खड़ूस इंसान जरूर ताने मार मार छन्नी कर देगा। ओह गॉड। तो दोस्तों कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट में जरूर बताएं। ओके बाय, मिलते कल फिर एक न्यू एपिसोड के साथ।